हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि आर्थिक विज्ञान में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित अनुसंधान के लिए दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समृद्धि को आकार देने में संस्थाओं की भूमिका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ट्रैकोमा रोग से संबंधित है। आइए देख लेते हैं। ट्रैकोमा रोग के बारे में लिखा है कि यह रोग जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है और यदि इसका उपचार न किया जाए तो दृष्टिहीनता भी हो सकती है। ट्रैकोमा रोग के कारण क्या होता है? दृष्टिहीनता होता है। तो ये बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत पहला देश है जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो भारत है वो अभी ट्रैकोमा मुक्त नहीं हुआ है। सॉरी, भारत जो है वो ट्रैकोमा उन्मूलन हो गया है लेकिन ये पहला देश नहीं है। ठीक है, पहला देश जो है ना, ये रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, क्योंकि पहला देश जो है वो नेपाल है और नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद तीसरा देश जो है वो भारत है और भारत को वर्ष 2017 में ही ट्रैकोमा मुक्त कर दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है जनरेटिव एआई पहल भारत जेन के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। आइए इसे पढ़ लेते हैं। इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि यह विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित बहुविधीय वृहद भाषा मॉडल है। तो यह बात बिल्कुल सही है। फिर है यह केवल भारतीय भाषाओं में वाक क्षमताओं का समर्थन करता है। तो ये गलत है। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त भी ये वाक क्षमताओं का समर्थन करता है। तो अगर दो को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी। फिर राष्ट्रीय कृषि संहिता के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें फसल उपरांत गतिविधियों को छोड़कर केवल फसल पूर्व कृषि कार्यों पर ही ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, फिर अगला है कि इसका उद्देश्य स्थिरता पर ध्यान देना तथा कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्मार्ट कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, यानी कि 1 और 3 ये दोनों करेक्ट हैं। देखिए, वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कारों और उन्हें प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आने वाले आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान किस क्षेत्र में दिया गया था? तो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, अपितु कौन से क्षेत्र में दिया गया था? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एवं मशीन लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रसायन विज्ञान में किस क्षेत्र में दिया गया था? एआई आधारित प्रोटीन संरचना के लिए। बिल्कुल सही है। फिर है फिजियोलॉजी। एक मिनट। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए देखिए, माइक्रो आरएनए की खोज एवं जीन विनिमय में उसकी भूमिका, ये बिल्कुल सही है। शांति में परमाणु हथियारों को समाप्त करने का प्रयास, ये भी सही है। तो इसमें से 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट वेधशाला के संबंध में क्वेश्चन है। देखिए, यह उत्तराखंड के देवस्थल में स्थित एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए, यह एशिया की सबसे बड़ी और स्पेन के मेजर एटमॉस्फेरिक गामा इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन है। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी। पहला कहाँ है? पहला हमारा स्पेन में है। ठीक है, तो ये सेकंड है। तो ये हमारा गलत हो गया और हमारा एक गलत होने के बाद एलिमिनेट करके हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में एक क्वेश्चन देखिए। आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि वे भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं। ये बिल्कुल सही है। वे केवल ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये बात सही नहीं है। फिर नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय और नियामक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई की भूमिका के संदर्भ में क्वेश्चन है। आइए इसे देख लेते हैं।
सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई सरकार के खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है, ये सही है और यह सरकार को प्राप्तियों और भुगतानों में अल्पकालिक विसंगतियों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए आर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है, तो ये सही है। आरबीआई सरकार की राजकोषीय नीति तय करता है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आरबीआई जो है वो सरकार की राजकोषीय नीति तय नहीं करता है। हालांकि आरबीआई मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार अवश्य होता है, जो कि धन की आपूर्ति और ब्याज दरों से संबंधित होता है। राजकोषीय नीति जो होती है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तय की जाती है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पीयर टू पीयर उधार प्लेटफॉर्म के बारे में क्वेश्चन है, जिसमें पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म जो है वो पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं को शामिल किए बिना व्यक्तिगत उधारदाताओं को उधारकर्ताओं से जोड़ते हैं, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक पीयर टू पीयर उधार प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करता है, तो ये बात भी सही है। फिर लिखा है पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म जो है उसके माध्यम से ऋणदाता द्वारा दी जाने वाली अधिकतम राशि पर कोई सीमा नहीं है। तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि अधिकतम राशि पे कोई सीमा ना हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो हमारा एक तरह से बोला जाए कॉमन सेंस है वो ही इस क्वेश्चन को सही करा देगा, क्योंकि देखिए बैंक अगर आपको कुछ भी जैसे लोन दे रही है तो उसके ऊपर ही कोई ना कोई एक सीमा होगी, वो आपके ऊपर वो कंडीशन लगाएंगे ही, ठीक है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप 3 को एलिमिनेट कर देते तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए भारत में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के बारे में एक क्वेश्चन है, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह योजना व्यक्तियों, ट्रस्टों, संस्थाओं को बैंकों में सोना जमा करने एवं उस पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति देती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि जो जीएमएस है यानी कि स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, उसके अंतर्गत न्यूनतम जमा राशि जो होता है वो 30 ग्राम का होता है। न्यूनतम जमा राशि 30 ग्राम का होता है था, क्योंकि अब ये 30 ग्राम से जमा मतलब हटा कर कितना कर दिया गया है, 10 ग्राम कर दिया गया है इसका लिमिट। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम 2 को एलिमिनेट करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भौतिक स्वर्ण की तुलना में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो याद रखिए चोरी या भंडारण लागत का कोई भी जोखिम नहीं होता है, सभी प्रकार के कराधान से छूट, तो ये रॉन्ग है। तो देखिए अगर 2 को हम रॉन्ग कर देंगे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन है कि यह संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अधीन संचालित एक सरकारी स्वामित्व वाला भुगतान बैंक है, ये बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक को अधिकतम 1 लाख की शेष राशि प्रदान करता है, ये सही नहीं है। ये राशि बढ़ाकर अभी 2 लाख कर दी गई है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। फिर उसके बाद है आईपीपी बी बचत यानी कि और बचत और चालू खाते, विप्रेषण, बीमा उत्पाद जैसी सेवाएं प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि पीएसएल दिशा निर्देशों के अनुसार जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनको समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत कृषि, शिक्षा और लघु व्यवसायों जैसे क्षेत्रों में आवंटित करना होगा, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता भारत में अनर्जक परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने में एक महत्वपूर्ण सुधार रहा है, ये बिल्कुल सही है। फिर स्टेटमेंट 2 है कि आईबीसी ऋणदाताओं की वसूली दरों में सुधार के लिए शोधन अक्षमता को हल करने हेतु एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है, ये भी सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग संरचना के बारे में निम्नलिखित प्रकार के बैंकों पर विचार करना है कि कौन कौन से प्रकार के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होते हैं। देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, ये सारे बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा
विनियमित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के संदर्भ में एक क्वेश्चन है कि नरसिम्हन समिति जो कि 1991 में बनाया गया था ने बैंकों की दक्षता को बढ़ाने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात और नकद कोष अनुपात सीआरआर में कमी की सिफारिश की थी। ये बिल्कुल सही है। फिर नरसिम्हन समिति सेकंड जो था वो 1998 में बनाया गया था ने अनर्जक परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित विभिन्न समितियों पर विचार करना है। सबसे पहले देखिए खान समिति। जो खान समिति है वो 1997 में आया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और पीजे नायक समिति जो है ये आया था 2014 में। और जो नचिकेत मोर समिति है वो 2013 में। फिर उसके बाद रंगराजन समिति जो है ये 2008 की समिति है। याद रखिएगा खान समिति जो है वो वित्तीय संस्थाओं के लिए सर्वव्यापी बैंकिंग ढांचा की अनुशंसा किया था। ये बिल्कुल सही है। और पीजे नायक समिति जो है उन्होंने पीएसबी के बारे में बोला था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में सिफारिश की थी। नचिकेत मोर समिति जो है, नचिकेत मोर समिति ने किस विषय में चर्चा की थी बताइए। बिल्कुल सही, भुगतान बैंकों की स्थापना से संबंधित चर्चा की थी, भुगतान बैंकों से। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और रंगराजन समिति जो थे उन्होंने किस पर चर्चा की थी, उन्होंने वित्तीय समावेशन रणनीति पर चर्चा की थी। तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ओनली 1 होगा। फिर भारत की बैंकिंग संरचना में विकास वित्तीय संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो याद रखिएगा वे औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सी पहल भारत में अनर्जक परिसंपत्ति यानी कि एनपीए संकट को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो इस चीज़ को याद रखिए, प्रोजेक्ट सशक्त दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता और परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये बिल्कुल सही है। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत में पहली बार स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग की शुरुआत की है। ये भी सही है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड शेयर बाजार परिचालन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यस, सेबी जो है वो शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले लिखा है वे म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं लेकिन नियमित शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर उनका कारोबार होता है। यानी कि ये सही है। फिर सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंडों की तुलना में इनका जो व्यय अनुपात होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है वे केवल स्टॉक सूचकांकों पर नज़र रख सकते हैं और अन्य परिसंपत्ति वर्गों में निवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि अन्य परिसंपत्तियों में भी निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए द्वितीयक बाजार से रिलेटेड है, सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें है कि यह एक ऐसा मंच है जहां निवेशकों के बीच मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जारीकर्ता कंपनी द्वितीयक बाजार में लेन देन से सीधे निधि प्राप्त करती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए द्वितीयक बाजार में निवेशकों के बीच लेन देन होता है। जारीकर्ता कंपनी को इन ट्रेडों से कोई निधि प्राप्त नहीं होता है और कंपनी की पूंजी प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक जारीकरण के द्वारा जुटाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार जो होते हैं वो अल्पकालिक वित्तीय साधनों जैसे ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्रों से संबंधित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है।
फिर उसके बाद है पूँजी बाज़ार इक्विटी साधनों तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूँजी बाज़ार जो है कैपिटल मार्केट वो काफ़ी विस्तृत है, ठीक है? काफ़ी उसका एरिया जो है ब्रॉड है। फिर है बॉन्ड जैसे ऋण साधनों को इससे बाहर रखा गया है, तो ये गलत है। बॉन्ड भी कैपिटल मार्केट का हिस्सा होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए डेरिवेटिव्स के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि डेरिवेटिव्स जो है अपना मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, कमोडिटीज़ या मुद्राओं से प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सही है। फिर डेरिवेटिव्स जो है वो बाज़ार में हेजिंग का उपयोग मूल्य में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर भारत में वित्तीय नियामकों के द्वारा डेरिवेटिव्स में सट्टा व्यापार प्रतिबंधित है, ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1 एंड 2। फिर देखिए भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्वेश्चन है कि यह एक ऐसा मंच है जिसे सामाजिक उद्यमों को इक्विटी और ऋण उपकरणों के माध्यम से निधि एकत्रित करने के लिए सहायता करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। ये बिल्कुल सही है। फिर भारत में केवल गैर सरकारी संगठन ही एसएसई में सूचीबद्ध होने के पात्र हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल गैर लाभकारी संगठन ही इसमें भाग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें सूचीबद्ध सामाजिक उद्यमों को वार्षिक लेखा परीक्षा के माध्यम से अपने सामाजिक प्रभाव की घोषणा करना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो वित्तीय बाजार साधनों से रिलेटेड है, जिसमें पहला साधन दिया है ट्रेजरी बिल। तो याद रखिएगा जो ट्रेजरी बिल है उसकी विशेषता है कि छूट पर जारी किए गए अल्पकालिक सरकारी ऋण उपकरण, ठीक है? याद रखिएगा ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं। ये बिल्कुल सही है। फिर है वाणिज्यिक पत्र, बैंकों और बड़ी कंपनियों के द्वारा जारी असुरक्षित अल्पकालिक साधन। वाणिज्यिक पत्र जो होता है वो भी अल्पकालिक साधन होता है, कमर्शियल पेपर, ठीक है? फिर जमा प्रमाण पत्र, तो याद रखिएगा जो जमा प्रमाण पत्र है वो वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है व्यक्ति के लिए, ना कि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर आईपीओ के बारे में दिया है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। बाजार में पहले से जारी प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं, बल्कि बाजार में जब प्रतिभूतियों को पहली बार लाया जाता है उसे आईपीओ कहते हैं, ठीक है? और दूसरी बार लाया जाता है तो उसे एफपीओ कहते हैं। तो इस तरह से ये भी मैच नहीं है और इसमें बोल रहा है कि कितने सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, 1 एंड 2। फिर देखिए कि सेबी के बारे में क्वेश्चन है। सेबी क्या कह रहा है कि इसका प्रारंभिक कार्य जो है निवेशकों की सुरक्षा करना, भारत में प्रतिभूतियों बाजारों को विनियमित करना, भारत में इक्विटी और कमोडिटी दोनों बाजारों को नियंत्रित करना है। फिर यह इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी के लिए दंड लगा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही सही है। फिर यहाँ पर एफआरबीएम के बारे में क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है? इसे देखिए, इस अधिनियम का जो उद्देश्य होगा वो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करता है, ठीक है? ये सही है। यह अधिनियम वार्षिक बजट के साथ साथ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य को प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ये भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो राजकोषीय नीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। देखिए, सरकारी राजस्व एवं व्यय के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए नियोजित रणनीतियाँ, ऑप्शन नंबर बी, इसे ही राजकोषीय नीति कहते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरडाई, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद है कौन राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है इसमें से बताइए? बिल्कुल सही, सब्सिडी का भुगतान करना। फिर अगला क्वेश्चन है इरडाई के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। यह बीमा क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, सही है? और ये विशेष रूप से जीवन बीमा कंपनियों को विनियमित करता है, जबकि सामान्य बीमा कंपनियों को सेबी विनियमित करता है। तो हमें पता है कि बीमा कंपनियों को कौन विनियमित करता है? इरडाई करता है, ठीक है? सेबी नहीं। सेबी शेयर मार्केट को विनियमित करता है, स्टॉक एक्सचेंज को। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में प्रारंभिक घाटा शब्द का क्या तात्पर्य है?
तो याद रखिएगा प्रारंभिक घाटा शब्द का तात्पर्य है राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का अंतर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जेंडर बजटिंग का ध्यान लैंगिक समानता पर सार्वजनिक व्यय नीति के प्रभाव का विश्लेषण करने पर केंद्रित होता है। सही है। जेंडर बजटिंग में सभी सरकारी योजनाओं में महिलाओं के लिए पूरी तरह से अलग बजट बनाना शामिल है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से अलग बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय क्या करना है, इसका एम क्या है, सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन सभी लिंगों की ज़रूरतों और उनके हितों के अनुसार समान रूप से सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य यह है। ठीक है, तो एक सही दो गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शून्य आधारित बजट में पिछले बजटों पर विचार किए बिना शून्य आधार से शुरू करके सभी व्ययों का उचित ठहराना आवश्यक होता है। ये बिल्कुल सही है। इससे अनावश्यक व्यय को समाप्त करने में मदद मिलती है और संसाधनों का कुशल आवंटन भी सुनिश्चित होता है। ये भी सही है। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन अमेजन वर्षा वन से रिलेटेड है, जिसमें मीथेन चक्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया गया है। देखिए वैश्विक आर्द्रभूमि मीथेन उत्सर्जन का 1/3 से अधिक हिस्सा अमेजन बाढ़ मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के कारण होता है, तो ऐसा सही नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि गर्म शुष्क परिस्थितियों में ऊंचे वन क्षेत्रों की मृदा में मीथेन का अवशोषण बहुत कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस किस भाषा को दिया है, मराठी को, पाली को और बंगाली को, मैथिली को नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले यह आईटीयू के मानकीकरण का कार्य जो है शासी सम्मेलन है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, तो ये बात सही नहीं है क्योंकि इसका जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए WTSA 2024 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया, जो भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हाल ही में समाचारों में रहा जो अभेद है वो किससे संबंधित है, तो जो अभेद है वो किससे संबंधित है, हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इससे चालू और पूंजीगत दोनों प्रकार के लेन देन हेतु मुद्रा के शुल्क मुक्त विनिमय की सुविधा प्राप्त होती है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, फिर पूर्ण सीएसी यानी पूंजी खाता परिवर्तनीयता विदेशी निवेश में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अस्थिर वैश्विक बाजारों में जोखिम बढ़ सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्या है, भारत ने 1991 के सुधारों के पश्चात पूर्ण सीएसी को अंगीकृत किया है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूप से सीएसी का अंगीकृत नहीं किया गया है, ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। फिर भारत के विदेशी ऋण के संबंध में क्वेश्चन है, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वाणिज्यिक उधार भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है। ये बिल्कुल सही है। फिर पिछले 10 वर्षों से भारत के विदेशी ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से जो अनुपात है वो 50% से अधिक रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए क्योंकि वाणिज्यिक उधार विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। ठीक है, फिर देखिए जो यहाँ पे लिखा है ना, पिछले 10 वर्षों से भारत के विदेशी ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से जो अनुपात है वो 50% से वर्तमान में कम है। ठीक है, 50% से अधिक नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई के बारे में एक क्वेश्चन है, एनआरआई निवेश। देखिए एनआरआई पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। फिर अनिवासी भारतीयों पर भारत में कृषि भूमि में निवेश करने पर प्रतिबंध है। फिर उसके बाद है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम सभी एनआरआई निवेशों को नियंत्रित करता है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के उत्तरवर्ती के रूप में की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। फिर यह अपने सदस्यों के बीच व्यापार वार्ता, विवाद निपटान और व्यापार समझौतों के प्रवर्तन से संबंधित कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन के निर्णय की जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक सदस्य देश को समान मताधिकार प्राप्त होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास बैंक के बारे में क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा वैश्विक स्तर पर सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए एनडीबी जो है केवल सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं में ही ऋण प्रदान करता है। तो ये बात सही नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ये बात सही नहीं है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनिडो जो है, ठीक है, वो विकासशील देशों को औद्योगिक उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये सही है। फिर यूनिडो जो है वृहद स्तर की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सदस्य राष्ट्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए जैसे देखिए आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि यूनिडो जो है वो वृहद स्तर की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वो परामर्श देता है। इसका जो कार्य है वो परामर्श देने का है, ना कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करना। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग। देखिए मध्य एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन है कि यह कार्यक्रम मध्य एशियाई क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और निर्धनता निवारण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये सही है। और इसका जो वित्त पोषण और समन्वय है मुख्यतः राष्ट्रीय विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है, एडीबी के द्वारा। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं जो है वो विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की भूमिका के बारे में क्वेश्चन है कि आईएमएफ जो है वो निर्धनता न्यूनीकरण एवं समृद्धि न्यास के माध्यम से निम्न आय वाले देशों को रियायती ऋण प्रदान करता है। ये सही है। आईएमएफ द्वारा आवंटित विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग जो है व्यापार लेन देन के लिए प्रत्यक्ष मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। ये चीज़ सही नहीं है। फिर आईएमएफ जो है सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा परियोजना प्रत्यक्ष वित्त पोषण करता है। ये चीज़ सही है। मुक्त व्यापार समझौते के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसे देखते हैं। देखिए फिर अगला स्टेटमेंट क्या है कि यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया गया समझौता। ये बिल्कुल सही है। फिर इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश पर प्रावधान शामिल हो सकते हैं। ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है नाफ्टा, व्यापार अनुबंध नाफ्टा जो है उसकी विशेषताएं हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता। ये सही है। फिर सेपा, सेपा है भारत और किसी अन्य देश के बीच एक व्यापार समझौता जिसका ध्यान टैरिफ को समाप्त करने, वस्तुओं, सेवाओं एवं निवेश में व्यापार को बढ़ाने पर केंद्रित था। ये सही है। फिर टीपीपी है, इसमें सदस्यों के बीच सुदृढ़ पर्यावरण और श्रम सुरक्षा शामिल है। फिर आरसीईपी के बारे में है कि भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को शामिल करने वाला एक व्यापक समझौता। तो भारत जो है वो 2019 में इसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये मैच नहीं है और ये तीनों क्या है, सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए किस व्यापार समूह को दक्षिणी साझा बाजार भी कहा जाता है। तो याद रखिए दक्षिणी साझा बाजार जो है वो मरकोसुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मरकोसुर।
फिर देखिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि यह ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास पर केंद्रित सार्वजनिक, निजी दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं को ऋण प्रदान करता है, ये सही है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। भारत जो है AIIB का सबसे बड़ा शेयरधारक है। उसके बाद चीन का स्थान है, तो याद रखिएगा ये गलत है, क्योंकि चीन जो है AIIB का सबसे बड़ा शेयरधारक है, भारत नहीं। भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है AIIB का। और AIIB का मुख्यालय कहाँ है बताइए? बीजिंग, चाइना में है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन से देश जो हैं वो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र यानी कि एशियन के मेंबर हैं। तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? थाईलैंड। थाईलैंड के बाद क्या दिया हुआ है? वियतनाम। वियतनाम के बाद क्या दिया हुआ है? लाओस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि RCEP समझौता निम्नलिखित में से किन पहलुओं को कवर करने का प्रयास करती है। तो याद रखिएगा वस्तुओं का व्यापार भी इसमें शामिल होता है, सेवाओं का व्यापार भी, निवेश और बौद्धिक संपदा यानी कि ऑल। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल प्राणी उद्यान बनने के लिए तैयार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गेश अरण्य जैविक उद्यान, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए भारत में हाल ही में लॉन्च किए गए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में एक क्वेश्चन है। देखिए CRS मोबाइल एप्लीकेशन भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा विकसित किया गया है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। यह नागरिक को किसी भी समय किसी भी स्थान जन्म मृत्यु पंजीकरण करने की अनुमति देता है, लेकिन केवल अंग्रेजी भाषा में। तो याद रखिए ये चीज़ सही नहीं है कि केवल अंग्रेजी भाषा में, बल्कि राज्य की आधिकारिक भाषा में देता है, ठीक है। तो हमारा 2 को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सबसे अधिक योगदान देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। फिर देखिए वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2030 के लिए भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि NBSAP कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अनुरूप है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है इनमें वर्ष 2030 तक जैव विविधता ह्रास को रोकने और उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह योजना में संपूर्ण सरकार एवं संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के बारे में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में अधिगम की प्राप्ति का मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर यह सर्वेक्षण भारत में केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ही किया जाता है। तो ये चीज़ जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें निजी स्कूल भी शामिल है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में निजी स्कूल भी शामिल हैं सरकारी के साथ साथ। और फिर लिखा है यह व्यक्तिगत छात्र मूल्यांकन पर केंद्रित है और प्रत्येक छात्र के लिए प्रदर्शन स्कोर प्रदान करता है। तो यह छात्रों के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन स्कोर प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय इसका उद्देश्य कई जिलों में स्कूलों और शिक्षा प्रणालियों की समग्र प्रभावशीलता का आकलन करना है, न कि व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया और करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली ए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।